हल्द्वानी मिनी स्टेडियम में उड़ीसा और हरियाणा खिलाड़ियों के बीच खेला गया फुटबॉल मैच। उड़ीसा की टीम हरियाणा पर पड़ी भारी, 2-1 से मैच में जीत की दर्ज। बीजेपी के बागी कार्यकर्ताओं की जीत पर बोले बीजेपी प्रदेश महामंत्री, कहा बागियों को पार्टी में लेने का कोई विचार नहीं, आगामी समय में परिस्थितियों को देखकर लिया जाएगा फैसला। पहाड़ी क्षेत्रों में एक बार फिर से मौसम ने बदली करवट। ज्योतिर्मठ में कड़ाके की सर्दी और शीतलहर का बड़ा प्रकोप। ओली में हर रोज पहुंच रहे 500 से अधिक पर्यटक। मौनी अमावस्या पर स्नान के लिए हर की पौड़ी पर उमड़ा आस्था का सैलाब। 50 सालों बाद शुभ योग में मौनी अमावस्या का स्नान। घाटों पर भीड़ देख प्रशासन भी हुआ चौकन्ना। नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कर। खबरों की शुरुआत करेंगे हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में 38वें नेशनल गेम्स के चलते उड़ीसा और हरियाणा की महिलाओं की टीम के बीच फुटबॉल मैच खेला गया है, जहां दोनों ही टीमें मैच के दौरान संघर्ष करती हुई नजर आई। लगातार चल रहे मैच में कभी उड़ीसा हरियाणा पर भारी पड़ी और कभी हरियाणा उड़ीसा पर भारी पड़ी। वहीं आखिरी में उड़ीसा ने हरियाणा पर 2-1 से जीत हासिल भी की। नेशनल गेम में पहली बार हमारे प्रदेश में हो रहा है, जिसमें हमको फुटबॉल की भी टीम खेल रही है, लोकल हमारी उत्तराखंड की खेल रही है। इसमें 8 टीमें आ रही हैं। 8 टीमों में बंगाल है, मणिपुर है, उत्तराखंड है और दिल्ली है एक ग्रुप में। दूसरे ग्रुप में उड़ीसा और हरियाणा, सिक्किम, ये 4 ग्रुप है। 2 ग्रुप है जिसमें 2 मैच अभी खेले जाएंगे ए ग्रुप के। उड़ीसा वर्सेस, ये पहला मैच चल रहा है, उड़ीसा वर्सेस हरियाणा चल रहा है। और शाम को हमारा उत्तराखंड का मैच है 6 बजे, नेहरू वहाँ इंटरनेशनल स्टेडियम में, ये दिल्ली से मैच है। अब ये मैचों को लेके आप लोग देख ही रहो, सरकार ने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी बच्चों को सुविधाएँ दी है, 2-2 3-3 कैंप लगवाए हैं, बाहर से कोचिंग बुलाए हैं। और कोशिश ये है कि हमारे उत्तराखंड की टीम अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करे और मेडल प्राप्त करे। इसमें जो टीमें हैं आप इस गाड़ी में देख लो, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के जितने ऑफिसर आ रखे हैं, और मैं यहाँ पे हूँ डायरेक्टर ऑफ कॉम्पिटिशन। ठीक है, ये जो है अभी जो है ये मैच चल रहा है, इसके बाद दूसरा मैच शुरू होगा। हरिद्वार में आज से राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत हो रही है, जिसमें देश भर से 840 खिलाड़ी अपना दमखम दिखाते हुए नजर आएंगे। योग स्थली खेल परिसर रोशनाबाद स्टेडियम में सबसे पहले कबड्डी के मुकाबला खेला जाएगा, जिसमें 192 खिलाड़ी भाग लेंगे। वहीं दूसरा खेल हॉकी के मुकाबले का होगा, जिसमें 360 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। जिसके बाद तीसरा खेल कुश्ती के मुकाबले का होगा, जिसमें खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिलेगा। हल्द्वानी में चल रहे नेशनल गेम्स में महिला फुटबॉल में दूसरा मैच सिक्किम और तमिलनाडु के बीच खेला जाएगा। हल्द्वानी स्टेडियम में पहुंची दोनों ही टीम ने बताया है कि वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और टीम को जीत भी दिलाएंगे। वहीं तमिलनाडु की टीम का कहना है कि हमारे टीम की ओर से लगातार कई मैच जीते जा चुके हैं और इस बार भी हम नेशनल गेम महिला फुटबॉल में अच्छा टीम प्रदर्शन करके नेशनल ट्रॉफी भी जीतेंगे। इसी को लेकर सिक्किम की टीम का कहना है कि तमिलनाडु की टीम काफ़ी मजबूत है, लेकिन फिर भी हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे और टीम को जीत दिलाएंगे। साथ ही दोनों टीमों के कोचों का कहना है कि दोनों मजबूत टीम है। मैच के बाद ही पता चलेगा कि कौन सी टीम किस पर भारी पड़ी। इधर आके हम लोग को अच्छा लगा। आज हम लोग का फर्स्ट मैच है तमिलनाडु के साथ। तो तमिलनाडु भी अच्छा टीम है, वो लोग का भी अच्छा प्लेयर्स है और हम लोग का भी अच्छा ही है। और हम लोग सोच रहे हैं कि आज हम लोग मैच जीत कर जाएंगे। हम लोग को क्या है कि अभी हम लोग का टीम में ज़्यादा लोग जूनियर भी है, तो हम लोग का टीम अच्छे से खेले और अच्छे से परफॉर्मेंस करे
एक्चुअली बच्चे लोग को मेंटली प्रिपेयर है और वो लोग प्रैक्टिस भी इस बार अच्छे किया है और हम लोग आशा रखते हैं कि बच्चे लोग अच्छे खेलेंगे आज। हाँ, अभी अच्छा लग रहा है हम लोग उत्तराखंड आने के बाद। हाँ, हम लोग सोचा कि पहले बहुत ठंडी लगेगा ऐसे सोच के आया था, क्योंकि तमिलनाडु से इतना ठंडी नहीं है ना। हाँ, कैसे अडॉप्ट करेगा ऐसे हम लोग सोच के आया था। अभी ठीक था क्योंकि पहले थोड़ा लोग पंजाब जाके आया था, उधर बहुत ठंडी है ऐसे बोला था। हाँ, अभी ठीक है, हम लोग सनलाइट भी है। हाँ, तो हम लोग पहले ऐसे वाला टूर्नामेंट गई था। हाँ, ऐसे वाला ग्राउंड हम लोग मिल गया, अभी भी अच्छे से मिल गया, हम लोग अच्छे से खेल के आएगा। हम लोग आज मैच है सिक्किम के साथ 2 बजे। हम लोग अच्छे से प्रिपेयर करके इधर आया था, गुड रिजल्ट में विनिंग के लिए इधर आया तमिलनाडु को। हम लोग एक साथ खेलेंगे, विन करेंगे। थोड़ा वेदर तो उधर ज्यादा गर्मी है तमिलनाडु से, इधर थोड़ा ठंडा हो रहा है, फिर भी हम लोग एडजस्ट कर दिया। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने राजधानी देहरादून में स्वास्थ्य से जुड़ी कई योजनाओं का लोकार्पण किया। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि आज कई योजनाओं का लोकार्पण किया गया है, जिसमें अब गांधी शताब्दी अस्पताल में पहले हफ्ते के 7 दिन सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक बच्चों का टीकाकरण नियमित रूप से होगा। उन्होंने बताया कि रायपुर अस्पताल को उप जिला चिकित्सालय बनाया गया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने सीएमओ के लिए सरकारी आवास का भी लोकार्पण किया है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के साथ देहरादून डीएम समीर बंसल, सीएमओ देहरादून डॉक्टर संजय जैन भी मौजूद रहे। सबसे पहले तो मैं पत्रकार मित्रों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप स्वास्थ्य विभाग के कई समसामयिक विषयों को मेरे तक भी लाते हैं और जनता तक भी लाते हैं। आज देहरादून में लगभग 7 योजनाओं का हम लोग उद्घाटन भी कर रहे हैं और लोकार्पण भी कर रहे हैं। एक तो अब 7 के 7 दिन बच्चों का टीकाकरण जो है नियमित रूप से होगा। दूसरा, ब्लड बैंक की स्थापना कर रहे हैं। तीसरा, हम सीएमओ आवास, हमने पहली बार सीएमओ को आवास दिया है, उसका भी आज भूमि पूजन हो रहा है। चौथा, हमारा जो रायपुर का हॉस्पिटल है वहाँ पर उप जिला चिकित्सालय बन रहा है और उस उप जिला चिकित्सालय में अब हर प्रकार के डॉक्टरों की भी नियुक्तियाँ की जाएंगी। मैं जिलाधिकारी जी का भी धन्यवाद दे रहा हूँ और अपने विधायक जी का भी कि उनके प्रयासों से यहाँ पे अब बच्चों को खेल खेल में भी जो है टीकाकरण हो जाएगा। कई बार बच्चे जो है हाइपर भी रहते हैं, माँ बाप भी उनके दिक्कत में रहते हैं, लेकिन अब हमने ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि बच्चों को कोई दिक्कत न रहे। और अभी तक हफ्ते में 2 दिन यहाँ पे टीकाकरण होता था, अब 7 × 24 घंटे यहाँ पे क्या होगा, टीकाकरण किया जाएगा। तो अब मुझे लगता है क्योंकि देहरादून में लोग बहुत बिजी भी रहते हैं और मैं अपने डीजी मैडम का, सीएमओ का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अब हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी और उप जिला चिकित्सालय में सारी सुविधाएं अब लोगों को मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में समान नागरिक कानून लागू कर दिया है, जिसके साथ ही यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य भी बन गया है। लेकिन यूसीसी को लेकर सियासत भी थमने का नाम नहीं ले रही है। वहीं लोहाघाट में पूर्व कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष और भागीरथ भट्ट ने यूसीसी बिल का विरोध भी जताया है। उन्होंने कहा है कि इस बिल का प्रदेश की जनता को कोई फायदा नहीं है। इस बिल से ना तो किसी को रोजगार मिलना है और ना ही प्रदेश का विकास होना है। उन्होंने कहा है कि बिल में सबसे बड़ा आपत्तिजनक विषय लिव इन रिलेशनशिप है। यूसीसी पहले तो ये केंद्र का विषय है, चलिए राज्य इसको ला भी गया तो हम एक मानते हैं कि आम आदमी को, उत्तराखंड के आम नागरिक को क्या फ़ायदा है इसमें? कोई फ़ायदा है, कोई सुविधा है, किसी को रोज़गार मिल जा रहा है कि किसी के लिए कोई नई सहूलियतें हो रही हैं कि? लेकिन जो सबसे बड़ा आपत्तिजनक इसमें विषय है वो है लिव इन रिलेशन। सरकार लव जिहाद के खिलाफ रोज़ बोलती है, लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, लेकिन आज इस कानून के माध्यम से सरकार ने लव जिहाद को कानूनी मान्यता दे दी है। कोई भी लड़का लड़की जो लव रिलेशन में रहना चाहते हैं वो एसडीएम के यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उनको कानूनी बाध्यता, कानूनी जो है वैधता मिल जाएगी।
और उसके बाद अगर इत्तेफाक से कोई संतान उनसे पैदा हो गई उसको भी लीगल राइट यानी कानूनी मान्यता है, संपत्ति में अधिकार है। जो हमारा सनातन धर्म है, उत्तराखंड को देवभूमि कहा गया है, यहाँ ये कल्चर बिल्कुल हमारे सनातन के एकदम खिलाफ है। हमारे समाज में ये कहीं पर भी मान्य नहीं है कि कोई लड़का लड़की बिना विवाह के जो है कहीं पर रहें। एकदम अनैतिक है, अवैध है। हमारे धर्मशास्त्रों में इसको मान्यता नहीं है, समाज में नहीं है आज भी। लेकिन ये सरकार पता नहीं इसको किसने ऐसा दिया है, इसने इसको मान्यता दे दी है। इसका एक बहुत बड़ा हम लोग विरोध कर रहे हैं। जनता को भी इसमें सोचना चाहिए, कम से कम इस चीज़ को हटाना चाहिए। ये बहुत बड़ा इसके व्यापक जो है दुष्परिणाम होंगे। में एक बार फिर मौसम करवट बदलता हुआ नजर आ रहा है। सीमांत नगर क्षेत्र ज्योतिर्मठ में कड़ाके की सर्दी और शीतलहर का प्रकोप भी बढ़ा हुआ है। हालांकि कम बर्फबारी के बाद भी विंटर डेस्टिनेशन ओली में पर्यटकों की आमद प्रतिदिन 500 का आंकड़ा छू रही है। पर्यटन GMVN की चेयर लिफ्ट का लुत्फ उठाते हुए भी नजर आ रहे हैं। मंगलवार को 409 से ज्यादा पर्यटक चेयर लिफ्ट से ओली की वादियों का दीदार करने भी पहुंचे थे। बढ़ते सड़क दुर्घटनाओं को लेकर हरिद्वार के कलेक्ट्रेट भवन में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें ARTO, ट्रैफिक पुलिस और अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। ये बैठक राज्यसभा सांसद नरेश बंसल की अध्यक्षता में की गई। इस बारे में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने जानकारी देते हुए बताया है कि ये बैठक सड़क सुरक्षा को लेकर अहम है और इसमें सभी छोटे बड़े बिंदुओं पर चर्चा की गई है। नरेश बंसल ने बताया है कि बैठक का उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है कि वो सड़क पर किन चीज़ों का ध्यान रखें। नाम से ही पता है कि सड़क सुरक्षा को लेकर के बैठक है। तो सड़क सुरक्षा को लेकर के हमारी ट्रैफिक पुलिस ने, हमारे PWD डिपार्टमेंट में और अन्य विभागों ने क्या क्या सावधानियां बरती हैं और क्या क्या चीज़ों पर काम आगे बढ़ा है और सड़क दुर्घटनाएं घटी हैं कि बढ़ी है, इस सब का एक अवलोकन विश्लेषण करने के लिए बैठक होती है। इस बैठक को मैं करने के लिए आया हूँ। जाएंगे, सुझाव भी लिए जाएंगे और वो क्या उसमें योगदान दे रहे हैं ये भी पूछा जाएगा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में साल 2003 में जब वरुणावत पर्वत से लगातार भूस्खलन हो रहा था, तब बार बार सड़क मार्ग बाधित हो जाता था। उस वक्त वहां पर करोड़ों रुपए खर्च कर तांबा खानी सुरंग का निर्माण कार्य किया गया, लेकिन अब तक टनल को हैंडओवर नहीं किया गया है। लिहाजा अब स्थिति ये है कि देखरेख के अभाव में टनल में पानी का रिसाव भी हो रहा है, जिससे लोग परेशान हैं। अगर यूं ही चलता रहा तो लोगों को अंदेशा है कि किसी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तरकाशी के तांबाखानी सुरंग में रिसाव, पानी रिसाव से लोगों को हो रही परेशानी। रिसाव परेशानी पर अधिकारी मूक दर्शक। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद मुख्यालय के प्रवेश द्वार तांबाखानी टनल के बुरे हाल हैं। पानी के रिसाव से पैदल चलने वालों को परेशानी हो रही है और इन समस्याओं पर अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं। सुरंग जो है ये उत्तरकाशी का प्रवेश द्वार है और उत्तरकाशी शहर के अंदर वहीं से होकर के सभी लोग आते हैं। और अभी क्योंकि शीतकालीन यात्रा आरंभ चल रही है और अभी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी मुखबा आ रहे हैं और प्रशासन उसकी तैयारी में तो लगा है। लेकिन आप देखिए कि विगत लगभग 2-3 सालों से तो इतना बुरी दुर्दशा वहाँ पे हो गई है और शासन प्रशासन ने अपने आँखों पे काली पट्टी बांध रखी है। और जो यहाँ से चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, वो केवल 1-1 लाख के 50-50 हज़ार के ठेकों पे बांटने में मस्त हैं। उससे ऊपर उनकी सोच जा नहीं पा रही है और वो जो है जो ये समस्या है शहर की बहुत महत्वपूर्ण समस्या, उसकी और जो है कोई नहीं देख रहा है। तो मेरा शासन प्रशासन से ये आग्रह है कि इसको गंभीरता से लिया जाए। करोड़ों की लागत से हुआ था सुरंग का निर्माण। वर्ष 2003 में वरुणावत से हो रहा था भूस्खलन। रिसाव से टनल के अंदर अब कीचड़ ही कीचड़। वर्ष 2003 में वरुणावत भूस्खलन के बाद तांबाखानी रोड पर पत्थर गिरने की घटनाएं बढ़ी, जिसके बाद इस हिस्से में करोड़ों की लागत से 358 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया गया, ताकि स्थानीय लोगों के अलावा चार धाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों को कोई परेशानी न हो।
लेकिन मौजूदा स्थिति यह है कि सुरंग के दोनों ओर से पानी का रिसाव हो रहा है, जिसके कारण टनल के अंदर कीचड़ ही कीचड़ है। पैदल चलने वाले लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। सबसे पहले तो ये है प्रशासन की गलती है। अभी जब प्रशासन बैठा है, वो जो नगर पालिका में प्रशासन बैठा है, उनको देखना चाहिए कि ये जो आम जन पूरे ज्ञानसू से जुड़ा हुआ रास्ता है और वहाँ पे ये जो सारी चीज़ें हैं, ये अभी प्रशासन बैठा है तो उनको इसमें ध्यान देना चाहिए। और ये बहुत बड़ी दिक्कत है, आने जाने के लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है वहाँ पे। और पैदल चलने वालों के लिए तो ज़्यादा ही समस्या है वहाँ पे। एक तो गाड़ी के छींटे पड़ते हैं लोगों पे और बहुत बड़ी दिक्कत है। इसमें प्रशासन को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अभी प्रशासन के हाथ में है। तो मैं तो प्रशासन से निवेदन करूँगा कि आप तत्काल इस व्यवस्था को सही करवाएं। इसी जर्जर स्थिति में है कि वहाँ से जो है पानी का रिसाव हो रहा है और दोनों ओर से हो रहा है। और अभी कुछ महीने पहले ही किसी को जो है वहाँ पे 20-21 लाख का कुछ एक कार्य भी वहाँ करवाया गया था, जिस कार्य में जो खानापूर्ति की गई थी, जिसमें जो है मेरे द्वारा एक बार सूचना के अधिकार के तहत जो है जानकारी मांगी गई थी। तो जो जानकारी मैंने प्राप्त किया था उसके अनुसार वहाँ कार्य नहीं नज़र आया। और आज कहीं ना कहीं जो इतनी स्थिति उस टनल के अंदर हो रही है कि कभी भी कुछ जान माल का नुकसान भी हो सकता है। और आए दिन वहाँ जो है पानी रिस रहा है, जिससे जो है कहीं ना कहीं वहाँ गंदगी भी हो रही है और खतरा भी बढ़ रहा है। तो मैं शासन प्रशासन निवेदन करूँगा कि तत्काल जो है तामाखानी सुरंग में जिस तरीके से वहाँ पे जो ज़रूरतें हैं उनको जो है देखते हुए जो है उसके लिए एक DPR वगैरह जो भी उस कार्य से संबंधित है वो तैयार करके जो है उसकी सुरक्षा संबंधी जो कार्य है वो करवाए जाए। इसी टनल से प्रत्येक दिन आते जाते हैं अधिकारी। सब कुछ जानते हुए भी अधिकारी क्यों हैं खामोश? बड़ी बात यह है कि जनपद के आला अधिकारी रोजाना इस टनल के अंदर से गुजरते हैं, फिर भी देखकर अनजान बने हुए हैं। आज तक इस टनल को किसी भी विभाग ने हैंड ओवर नहीं किया और अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में यह समस्या और बढ़ सकती है। नगर पालिका का कहना है कि उनके पास इतना बजट नहीं है कि वो इसकी बंद पड़ी नालियों को खुलवाकर सफाई करा सकें। है, कूड़ा है, पानी आ रहा है, लोगों के जो बच्चे हैं वो परेशान है, लोग परेशान है। वहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आदमी यहाँ आने लायक हो। जो आता भी है वो देख के ही भाग जाता है कि यार क्या गंदगी है, कैसा शहर है। पर यह है कि शहर जो साफ सुथरा हो तो बाहर के जो भी लोग हैं, ठीक, जो हमारे अतिथि है, अतिथि देवो भव, अगर वही नाराज होके जाएंगे तो दूसरी बार कौन आएगा यहाँ। टनल के ट्रीटमेंट के नाम पर लाखों रुपए खर्च, फिर भी पानी का रिसाव। स्थिति तो यह है कि जनता की परेशानी को कोई सुनने को तैयार ही नहीं। ट्रीटमेंट के नाम पर करोड़ों खर्च के बाद भी तामाखानी सुरंग में पानी का रिसाव नहीं रुक पाया है। नियमित सफाई होने से पानी के रिसाव के कारण सुरंग में जगह जगह कीचड़ और गंदगी पसरी है, जिससे लोगों का चलना भी मुश्किल हो गया है। एकमात्र ऐसा रास्ता है कि जो NH 108 में पड़ता है गंगोत्री हाईवे पे, लेकिन इस टनल की इतनी दुर्दशा है क्योंकि यहाँ पर शासन प्रशासन उस ओर ध्यान नहीं दे रहे, जबकि वहाँ से जो कई मंत्री हो या फिर प्रशासनिक अधिकारी उसी टनल से गुजरते हैं। एक ओवर जो रास्ते बना रखे ट्रैकिंग के लिए, पैदल चलने के लिए, लेकिन क्या है कि वहाँ पर पानी का रिसाव 12 महीना होता रहता है। जब भी चलते हैं तो गाड़ी के टायर के छोटे जो कपड़ों पे पड़ते रहते हैं और कई प्रकार के जो है जो आने वाले जो राहगीर है उन पे जो है गंदगी पड़ जाती है। यहाँ तक कि जो छोटे छोटे स्कूल के बच्चे भी हैं उनके ऊपर भी जो सुबह सुबह जो है ऐसे कीचड़ पड़ता रहता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि उस टनल की थोड़ा जरा जैसे चंबा की टनल उस हिसाब से उसको जो है रखा जाए। ये तरफ अगर ट्रैकिंग है तो ट्रैकिंग के लिए क्या है कि चारों तरफ वहाँ पे पानी आ रहा है, पूरे जो है रिसाव हो रहा है, वहाँ पे इतना ज़्यादा पानी आ रहा है कि वो पानी फिर सड़क पे भी आ जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो शासन और प्रशासन है उस टनल को ध्यान दे, जो कार्यदायी संस्था है और किसको हैंड ओवर उस टनल कर रखी है उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा टनल है जो कि 4 धाम यात्रा के दौरान उसी में जो है आवाजाही जो है लगी रहती है। पाइपों और छत से पानी का रिसाव जारी। पैदल फुटपाथ पर कई जगह भरा कीचड़। सुरंग में पानी की निकासी के लिए लगाए गए पाइपों और छत से पानी का रिसाव जारी है। सुरंग में पैदल फुटपाथ भी कई जगह कीचड़ और पानी से भर गए हैं। रेलिंग के लिए लगाए गए पाइपों पर धूल की मोटी परत जम गई। हम लोगों को जो हमारे स्कूली बच्चे हैं वो गाड़ी जब तेज चलती है तो ये पानी के छींटे जो है बच्चों पे पड़ते हैं। तो मेरे ये निवेदन है नगर पालिका से कि इनका ट्रीटमेंट सही होना चाहिए, नाली में ये पानी की निकासी होनी चाहिए और हमारे जो महिलाएं हैं
जो पैदल का रास्ता चलते हैं इनके जो है बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है इन लोगों को। तो मैं चाहती कि यहाँ पे जो है अच्छे तरीके से जो है इस पानी का ट्रीटमेंट हो और साफ़ सुथरी जो है हमारे जो ये पैदल का मार्ग है ये भी साफ़ सुथरा हो। इस पे जो है नगर पालिका की ओर सही सफाई होनी चाहिए और जो ये हमारा कबाड़ है इसका रस भी जो है गंगा में नहीं जाना चाहिए। नगर पालिका की है साफ सफाई की जिम्मेदारी। पानी रिसाव पर पालिका ने कहा नहीं है बजट। बीच में खबर यह सामने आई थी कि तांबाखानी सुरंग को बीआरओ को हैंडओवर करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन प्रस्ताव को स्वीकृति मिली या नहीं मिली इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई। लोग कहते हैं कि सुरंग की सफाई की जिम्मेदारी पालिका की है। कर्मचारी लगातार वहाँ सफाई व्यवस्था देख रहे हैं। जो उसमें पानी का रिसाव की समस्या है वो नगर पालिका से रिलेटेड नहीं है। बाकी जो हम सफाई व्यवस्था देख रहे हैं नगर कंटिन्यू वहाँ पे सफाई व्यवस्था देख रहे हैं, उसमें जिस विभाग से रिलेटेड वो निर्माण किया गया है उनसे आप कर सकते हैं बात। तो क्या किसी बड़े हादसे का है इंतजार? हादसा हो गया तो कौन होगा जिम्मेदार? समय रहते अधिकारी क्यों नहीं है गंभीर? अब तक टनल को हैंडओवर क्यों नहीं किया गया यह अलग बात है, लेकिन अगर इस मामले पर ध्यान नहीं दिया गया तो किसी बड़े हादसे से इंकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि लंबे समय से पानी का रिसाव हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। पौड़ी के लैंडस्टोन के नीचे पट्टी कोड़िया के बीच मधुगंगा नाम की एक नदी बहती है। स्कंद पुराण के अनुसार इस नदी पर 360 महादेव के मठ यानी मंदिर हैं, जिनमें से कुछ का तो निर्माण हो गया है जबकि कुछ और अभी भी मिलते जा रहे हैं। बता दें कि मधुगंगा चिन्बो गांव के गधेरों से निकलती है। इसके आगे भगुली नाऊ मधुगंगेश्वर महादेव मंदिर है जो पहला भगवान का शिव मंदिर है, जबकि लास्ट में नयार नदी के किनारे दंगलेश्वर महादेव मंदिर है जहां पर इन दिनों मोटर मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। सड़क कटिंग के दौरान यहां पर एक गुफा भी मिली है जिसके अंदर कई छोटे बड़े शिवलिंग आकार के पत्थर भी मिले हैं, जिसकी वजह से मंदिर में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। इसी बीच लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत भी मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। देखिए मंदिर तो नहीं है अभी, वो मुझे लाइमस्टोन का एक गुफा है जिसमें पानी भी आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अभी देखने का शोध का विषय है कि वो नेचुरल क्या है उसमें, लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ जगह जगह ऐसी चीज़ें मिलती रहती हैं। शिवलिंग है तो वहाँ पे भी उसका भी होना चाहिए। देखो फोटो वायरल कर रहे हैं लोग, ये है कि देखो ये आस्था का वो है कि यहाँ पे, क्योंकि इधर महादेवों का ज़्यादा दंगलेश्वर महादेव है, वो भी तीर्थ स्थान है, वहाँ पे भी वहाँ का भी जल ऐसा है कि जैसे हरिद्वार से है, उस जल को भी आप कहीं पे पूजा में लोग ले जाते हैं तो उसमें कहीं कोई गंदगी नहीं होती, न कीड़े पड़ते। तो सेम यही सहस्त्रधारा का भी है। और मुझे भी लगता है कि देखो दिल से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि है इसमें शिवलिंग का अस्तित्व है। पूरा ये जो बेल्ट है इसमें पूरा ऊपर से नीचे तक है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।